कि बाबा साहब का जो पूरा जीवन है, बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब का जो पूरा मिशन है, जो आंदोलन है, जो विचार की है, वो किसी तूफान से कम नहीं है। अभी जो ज्योतिबा फुले पर एक फिल्म बनी, उस पर तूफान खड़ा हो जाता है। बाबा साहब ने जब सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की थी तो तूफान आ गया, और तो और जब लखनऊ में एक शानदार अंबेडकर पार्क बना तो भी तूफान आ गया। आपकी ही धरती से पैदा हुआ एक मान्यवर काशीराम साहब का नाम का जो महापुरुष था, उसने साबित करके दिखाया कि राजनीति में तूफान आना किसको कहते हैं। ये तो कंफर्म है कि पंजाब की धरती तूफान खड़े करने वाली धरती है। बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के तूफान। क्या आप जानते हैं कि बहुजन आंदोलन के तूफान कब कब आते हैं और जब जब आते हैं तो क्या क्या होता है? एक तरफ जो आम कुदरती तूफान होते हैं, वे जब आते हैं तो अपने साथ धूल, कंकड़, मिट्टी लेकर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बहुजन आंदोलन के तूफान आते हैं तो वे उल्टा समाज में से अंधविश्वास, पाखंड की धूल, मिट्टी और कंकड़ उड़ाकर दूर ले जाते हैं। ये कहना है प्रोफेसर सुनील कुमार सुमन का, जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय MGAHV वर्धा महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुजन, दलित व आदिवासी मुद्दों के जाने माने अम्बेडकरवादी चिंतक हैं। वे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने पंजाब के जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली की डॉक्टर BR अम्बेडकर मिशनरी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को समर्पित करवाए गए समागम में बोलते हुए ये बात कही। वे इस समागम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे थे। सो आइए सुनते हैं उनका ये पूरा भाषण कि उन्होंने बहुजन आंदोलन के तूफानों तथा बहुजन आंदोलन के भविष्य और वर्तमान के बारे में क्या क्या कहा। डॉक्टर सुनील कुमार सुमन जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ महात्मा फूले जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन से आज इतने पहुंचे ने। डॉक्टर सुनील सुमन बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यार और मोहब्बत के लिए। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और भूल जोहार। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले साल भी मेरा नाम था यहाँ आने का, और आते आते मैं रह गया क्योंकि एयरपोर्ट पर मैं जब गया तो मुझे पता चला कि तूफान आ गया दिल्ली में। इस कारण फ्लाइट कैंसिल है और बहुत अफसोस के साथ मुझे वापस लौटना पड़ा। मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं यहाँ आना चाहता था, और कल भी जब मैं आया तो तूफान जैसी स्थिति थी।
तो मैं डर गया कि कहीं पिछले साल की तरह कोई बड़ा तूफान तो खड़ा नहीं हुआ। पिछली बार नहीं आ सका, इस बार आकर भी ऐसा ना हो कि आपसे बातचीत ना होता। फिर सोचने लगा कि ये तूफान का क्या रिश्ता है। बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब के नाम पे ये आयोजन है आपका और तूफान आ रहे हैं। तो सोचने पे मुझे लगा कि बाबा साहब का जो पूरा जीवन है, बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब का जो पूरा मिशन है, जो आंदोलन है, जो विचार की है, ये किसी तूफान से कम नहीं है। अभी जो ज्योतिबा फुले पर एक फिल्म बनी, अब देखिए कितनी ताकत है हमारे महापुरुषों में, हमारी विरासत में कितनी ताकत है। एक फिल्म बनती है तो उस पर तूफान खड़ा हो जाता है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही ये किसकी ताकत है? ये ज्योतिबा फुले की ताकत। क्या उसमें ऐसा है, ज्योतिबा फुले के जीवन में ऐसा क्या है कि लोग उनके फिल्म तो फिल्म ही होती है, बहुत सारी उसमें इमेजिनेशन भी होता है और कुछ सच्चाई नहीं होती है। और वैसे भी जो लोग फिल्म बना रहे हैं कोई फूले के दृष्टिकोण से फिल्म तो बनाएंगे नहीं। बावजूद इसके फिल्म रिलीज होने से पहले ही लोग सड़क पे आ गए, तूफान लोगों ने खड़ा कर दिया। हम सब जिस समाज से आते हैं, पूरे बहुजन समाज में तूफानों से हमारा रिश्ता रहा। बहुत सारे अवसरों पे तूफान आते रहे। बाबा साहब ने जब सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की थी तो तूफान आ गया, आपको पता है। गांधी जी अनशन पे चले गए। पेरियार साहब ने जब सच्ची रामायण लिखी तो तूफान आ गया। जब धम्म दीक्षा ली दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने तो तूफान आ गया। कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, महार सत्याग्रह हो, हिंदू कोड बिल जब पेश हुआ तो तूफान आया। पूरे देश में तूफान आया, समाज में तूफान आया। और तो और जब लखनऊ में एक शानदार अंबेडकर पार्क बना तो भी तूफान आया। अभी 14 अप्रैल गया है, आपने देखा होगा कि हर साल 14 अप्रैल मनाने की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे जुलूस। वैसे लोग भी जिनको बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत है, बढ़ चढ़कर इनकी जयंती मना रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी कुछ जगहों पे, जाहिर सी बात है कि वो दीक्षा भूमि होगी नागपुर की और चैत्य भूमि होगी मुंबई में। इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं भीड़ थी तो लखनऊ के अंबेडकर पार्क में थी। यही ताकत है। पार्क को लेकर तूफान इसलिए आया कि जब जब जयंतियाँ होंगी, जब जब 6 दिसंबर होगा या दूसरी जयंती होगी तो लोग यहाँ आएंगे। और यहाँ आने का मतलब किसी धर्म स्थल में जाना नहीं है। वहाँ आने का मतलब है विचारों से वास्ता रखना। वहाँ जाने का मतलब है विचारों में डूबना। और वहाँ जाने का मतलब है उस विचार को आगे ले जाने के कारवां में शामिल हो जाना। तूफान इसलिए भी आता है क्योंकि जो शोषक लोग हैं, जो एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, उन्हें पता है इसकी ताकत। अफसोस है कि हम लोग को अभी पता नहीं है कि क्या है इस तूफान में। तूफान आता है तो धूल धक्कड़ भी आते हैं, लेकिन हमारा जो वैचारिक तूफान है, हमारे जो महापुरुषों के जो विचारों में जो तूफान है, वो अंधविश्वास और कर्मकांड के, जातिवाद के धूल धक्कड़ को साफ करने वाला, रोकने वाला तूफान है। क्योंकि हम विचारों को लेकर आगे चलते हैं। पंजाब की धरती भी जाहिर है इससे खाली नहीं, आप सब जानते हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर गोविंद जी से लेकर गोविंद सिंह जी से लेकर शहीद आजम भगत सिंह और बुल्ले शाह से फरीद खान से होते हुए मंगूराम जी तक सीरीज है लंबी, जिन्होंने समाज में, संस्कृति में, देश में, राजनीति में वैचारिक तूफान खड़ा किया। एक और महापुरुष आपके यहाँ से पैदा हुआ जिसने भारतीय राजनीति में ऐसा भूचाल लाया कि पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। बाबा साहब का जो सपना था कि हमारी अपनी राजनीति होनी चाहिए और किसी ने इसको सच न करके नहीं दिखाया। आपकी ही धरती से पैदा हुआ एक मान्यवर काशीराम साहब का नाम का जो महापुरुष था, उसने साबित करके दिखाया कि राजनीति में तूफान आना किसको कहते हैं। ये तो कंफर्म है कि पंजाब की धरती तूफान खड़े करने वाली धरती है। अब सवाल ये, अब इस तूफान में एक और महापुरुष शामिल हैं और बहुत ही प्रेरणा के बड़े स्रोत के रूप में शामिल हैं सदगुरु रविदास जी। ये सारे जो हमारे महापुरुष हैं, ये सब ने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों का
प्रेरणा का, प्रोत्साहन का और दिशा का हमारे सामने एक खाका खींचा। अभी कई सारे यहाँ कार्यक्रम हुए, बच्चों के भी हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारी पीढ़ी में जो लोग पढ़े लिख गए हैं, जाहिर सी बात है कि आरक्षण की वजह से पढ़ लिख गए, नौकरी भी मिली, फ्लाइट हो गए, पैसे हो गए, घर हो गया, ज़मीन जायदाद, उनके बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। वो मूवमेंट नहीं भी चलाएंगे, अम्बेडकरवाद से नहीं भी जुड़ेंगे तो कुछ बिगड़ता नहीं है, उनका भी नहीं बिगड़ता है, समाज का भी क्या बिगड़ेगा, समाज जो हाल में है सो है ही। लेकिन जो अगली पीढ़ी है, मैं ज़्यादा उनको नहीं कोसता, जो हमारे चाचा जी टाइप के एज के लोग हैं या चाची लोग हैं, उस एज के लोग, या हमारी एज के जो, उनको भी मैं नहीं कोसता। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पौध है, अगर हम उसको नहीं जोड़ेंगे आंदोलन से तो ये बड़ा अन्याय है। तो इसके लिए कम से कम इस संस्था की कि जितने आयोजक हैं उन सब के लिए एक बार तालियां बजाई जानी चाहिए कि आपने बच्चों को कार्यक्रम में आने का अवसर दिया। आपकी पूरी टीम, मैं खुद तहे दिल से आप सबके प्रति आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे बीच में भिंड से पधारे हुए हैं नरेश बाबू बौद्ध जी। आप लगातार लिख रहे हैं और जाहिर सी बात है, शब्द जो है क्रांति का एक बड़ा माध्यम होता है। सबसे बड़े उदाहरण हमारे सामने बाबा साहब हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पहले से यहाँ परिचित है, बहुत सारे लोग नए हैं। मुझे यहाँ जयप्रकाश जी हैं, जेपी साहब, प्रेम जी हैं, ब्रिजपाल जी शायद अभी आए नहीं हैं। मुझे आने के बाद पता चला कि उन्हें चंडीगढ़ प्रदेश का बीएसपी का अध्यक्ष बनाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उन्हें बधाई देता हूँ यहाँ से। अब सवाल यह है कि इन तमाम सारे महापुरुषों और तमाम सारे जो लोग हैं जिनको मैं तूफान तूफान बार बार कह रहा हूँ, बच्चों ने जो कार्यक्रम किया, मैं उसे भी एक तूफान की ही श्रेणी में रखता हूँ। इतने सारे तूफानों के बाद, इतने सारे वैचारिक बवंडर के बाद सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा ही है, क्योंकि जब चुनाव आता है उसके बाद से सन्नाटा छा जाता है। फिर लगता है कि हम साल भर कार्यक्रम क्यों करते हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ दिख रहे हैं? शायद हम जहाँ हैं वहाँ से और पीछे जा रहे हैं। क्या ये जो हमारे महापुरुषों ने तूफान खड़े किए, ये तूफान को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं? प्रकृति बार बार अपनी ताकत का एहसास कराती है, बताती है। हमारे महापुरुषों ने वैसे ही बताया, बार बार ये ताकत का एहसास कराया। अब सवाल ये है, मैं सोचता हूँ कई बार, उन्हें इसकी ज़रूरत क्या थी? अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या बिगड़ता? बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की, सरकार में थे, कानून मंत्री थे, संविधान बनाने में उनकी क्या भूमिका है ये सब हम जानते हैं। इतना सारा कुछ होने के बाद उन्हें क्या ज़रूरत थी अपनी ज़िंदगी खपाने की? ढेर सारी बीमारियाँ लेनी थी, समाज को जागरूक करनी थी। दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत कम उदाहरण होगा कि किसी व्यक्ति ने हिंदू कोड बिल नाम का एक बिल बनाया, सवर्ण औरतों के लिए, सवर्ण हिंदू औरतों के लिए बनाया, और उसके नाम पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप देखते हैं मंत्री पद के लिए किस तरह से होड़ मचती है। लोग ज़मीर बेच देते हैं, रातों रात ज़मीर बेच देते हैं, रातों रात बदल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा महापुरुष हमारे बीच में है, हमारी विरासत में है, हमारा पुरखा है, जो उस बिल को पास कराने के लिए, जो दूसरे वर्ग की औरतों की मुक्ति का दस्तावेज था, वो उस वर्ग की औरतें भी विरोध कर रही थी। भी दिलचस्प है, मर्द लोग तो विरोध कर ही रहे थे, औरतें भी विरोध कर रही थी अपने ही फायदे की चीज़ के खिलाफ। इसके बाद भी उन्होंने रिजाइन दे दी। वो बार बार कहते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत ही मुसीबत के बाद मैं ये कारवां यहाँ तक लाया हूँ। अगर आगे आप नहीं बढ़ा सके तो वहीं छोड़ दीजिए, किसी भी कीमत पर पीछे मत जाइए। मैं जब इस वाक्य को याद करता हूँ बार बार तो मुझे काशीराम साहब भी याद आते हैं। उन्होंने बात तो कही नहीं, बाबा साहब ने कही, लेकिन लगता है दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि शायद यही काशीराम साहब ने भी कहा होगा कि बहुत मुसीबत के बाद, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी मुसीबत हुई, घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, उसके बाद उन्होंने तैयार किया। सब जानते हैं उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी, बहुत सारे खतरों के बीच, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को आप खड़ा कर सकते हैं, सबसे खतरनाक है राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना। सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता आप जिस भी रूप में हासिल करें,
लेकिन राजनीतिक सत्ता हासिल करना ऐसे ऐसे भारत में जहां कहानियां जानते हैं कि दलित समाज की क्या स्थिति थी, एक दलित कैसे इतने बड़े राजनीतिक ताकत को खड़ा कर सकता। तो मैं काशीराम जी की तरफ से भी वही बात कहना चाहूँगा, उनकी भी शायद यही बात रही होगी कि बहुत मुसीबत के बाद मैंने ये कारवा मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो प्रतिक्रांति मत करना, क्रांति कर सकते हो कीजिए, प्रतिक्रांति मत कीजिए। अब आमतौर पे आजकल बहुत सारे मित्र इस बात को कहते हैं कि संकट का समय है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि लगातार दलितों पे हमले बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वो SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, रोस्टर की सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं, संविधान पे भी खतरा है, ये सब आप जानते हैं। यानी संकट का समय है। तो क्या संकट का समय बहुत ज़्यादा है? मुझे लगता है जब तथागत गौतम बुद्ध ने अपना कारवां शुरू किया होगा तब भी संकट का समय था। कबीर साहब जब थे, सदगुरु रविदास जी थे, तब भी संकट का समय था, तब भी मुसीबतें थी। बाबा साहब जब थे, फूले साहब जब थे, तब भी बहुत बड़ा संकट था। कम से कम हमारे लोगों में, आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, किसी को स्कूल में बाहर तो नहीं बैठाया होगा, गया होगा, किसी को नल से पानी लेने में दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन बाबा साहब को तो हुई। तो हमसे तो ज़्यादा संकट उनका। हमारे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सारी सुख सुविधाएं हैं, हवाई जहाज से भी हम आते जाते हैं, कार से चलते हैं, फ्लाइट में रहते हैं। बाबा साहब के साथ ये सब नहीं था। तो संकट की अगर हम बात करेंगे तो उनके साथ ज़्यादा संकट था, हमारे साथ बहुत कम था। और उनके प्रयासों से इस देश में लोकतंत्र आ गया जहां हम लोग बोल सकते हैं। आपको पता है कि कालाराम मंदिर का उन्होंने आंदोलन किया, वहाँ भी पत्थर चलाए गए, मारपीट हुई। महार सत्याग्रह के बाद बहुत बड़ी हिंसा हुई और तमाम दलितों का फिर घर जला दिए गए। तो उस समय कैसा समय था? उस समय तो कोई आंदोलन चलना ही नहीं चाहिए। उस समय तो बाबा साहब को बैठ जाना चाहिए था, पीछे हट जाना चाहिए था, छुप जाना चाहिए था, चुप हो जाना चाहिए था। जिस समय कबीर साहब थे उस समय मुगल शासन था, खतरनाक शासन था। कैसे बोलते रहे, दोनों धर्मों के खिलाफ बोला। रविदास जी कैसे दहाड़ते हैं, इसलिए मैं तूफान की संज्ञा दे रहा हूँ इन लोगों को। छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये भूचाल लाने वाले लोग। और ये 500-700 साल पहले जो भूचाल लाए, आज भी वो भूचाल चल, आज भी लोगों को छूने से डर लगता है, उसको बनी फिल्म से डर लगता है। दिक्कत की बात ये है, दुख की बात ये है, हम अपनी विरासत को ही भूल गए हैं कि हमारे विरासत में कौन से लोग थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हम किनको अपना पूर्वज मानते हैं, हम उनको जानते ही नहीं। सच बात ये है, हम नहीं जानते हैं। बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि सब कुछ परिवर्तन योग्य है, सब कुछ बदल सकता है, परमानेंट कुछ नहीं, स्थायी कुछ भी नहीं। क्या इसका मतलब था? मतलब ये था कि जिस समय धर्म प्रचलित था वो ये कहता था कि नहीं, सत्य है, जगत सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य। यानी कि कुछ ना कुछ बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब बदलता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर उनको अपना गुरु मानते हैं तो उसे बहुत सारे कारण हैं। बाबा साहब ने भी वही रास्ता अपनाया कि सब कुछ बदल सकता है, ये समाज भी बदल सकता है, ये संस्कृति भी बदल सकती है और धर्म भी बदल सकता है। हमारे विरासत में ऐसे लोग, यही कबीर साहब ने कहा, यही रविदास जी ने कहा और डंके की चोट पर कहा कि बदल सकता है और हम बदलेंगे, और लगातार वो बदलाव में लगे रहे। अभी जिस साहब का आपने यहाँ सम्मान किया, कितनी अच्छी उन्होंने बात कही, मधुमक्खी के छत्ते को लेकर, वही कि कारवां चलना चाहिए, रुकना नहीं चलना, रुकना नहीं चाहिए। यानी कि जो यथास्थितिवाद है, जैसा है वैसा ही बने रहना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यही चाहते हैं, उधर के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जैसा था वैसे बने। हम चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो सड़ी गली चीज़ें हैं, उसको नकार दें, उसका निषेध करें, क्योंकि बदलाव संभव है। वो चाहते हैं कि जितनी पुरानी चीज़ें हैं उसको वापस लाओ, और फिर से वो सारी पुरानी चीज़ों को वापस ला रहे हैं, जिसको इतने वर्षों में हमारे महापुरुषों ने पीछे धकेलने का काम किया। संकट है, निश्चित रूप से संकट है, लेकिन जितना संकट तब था उतना नहीं है। अच्छा, अब जो जिनका वर्चस्व होता है, जो हेजेमनी होती है, चाहे सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, उनके पास सब कुछ रहा है, हजारों साल से उनके पास सब कुछ रहा है, आज भी है।
फिर भी वो एक्टिव है दो चीज़ों के लिए, जो है वो मजबूती से उसको पकड़े रहे, छोड़े नहीं, हक नहीं दे किसी को, और जो संवैधानिक कारणों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो न लेने दें। ये दो चीज़ों में वो एक्टिव है। उनके पास तो सब कुछ है, वो चाहे तो छोड़ सकते हैं, तुम भी ले लो भाई थोड़ा बहुत, कितना है तुम्हारा जो 21% 22% ले लो, ओबीसी तो उनके साथ ज़्यादा है। ये कितना मज़ेदार है कि जिस समाज में, ओबीसी समाज में कितने महापुरुष हुए इस देश में, वो समाज उनको, उन पुरखाओं को नहीं याद करता, लेकिन जो उनकी गुलामी का कारण रहा उन्हीं के साथ वो समाज बह रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जो शोषक वर्ग है वो हमसे ज़्यादा एक्टिव है इस चीज़ के लिए कि जो उनको मिला है वो तो मिले ही, इनको जो मिल रहा है वो इनको ना मिले, इनको हम घुसने न दें, यानी इनके किसी महापुरुष को फिल्म भी बन जाए। बाकी वो तो फिल्म प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, लगातार नफरत फैला रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुरखे हैं, जो वैज्ञानिक बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, समतामूलक समाज बनाने की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, शोषण के खिलाफ बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, मनुष्यता को स्थापित करने की बात करते हैं, इनके ऊपर जब फिल्म बन रही है तो सबसे आगे है रोकने के लिए। बड़ा मजेदार है। क्यों इसको वो रोकना चाहते हैं? क्योंकि वो अपना वर्चस्व कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये भी दिलचस्प है कि 15% लोग 85% तो हक मारे हुए हैं सालों से, हजारों साल से, और अभी इनको थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी उनको लेने देने को तैयार नहीं। इसलिए जो लोग नौकरियों में, उनको पता है नॉट फाउंड सुटेबल, खासतौर से यूनिवर्सिटीज़ में ये सब ज़्यादा चलता है, नॉट फाउंड सुटेबल। मज़ेदार ये है कि पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर नॉट फाउंड सुटेबल हुआ है तो ओबीसी के लोग हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में तो वो हुए हैं सबसे ज़्यादा अगर हुए हैं। अगर आप संसद में ही देख ली कितने ओबीसी सांसद हैं, मिनिस्टर हैं इस सरकार में, लेकिन कहीं कोई बोलता नहीं। बहरहाल अब जो, हाँ, अब एक और चीज़ मैं सोचता हूँ कई बार कि कल हमारी बातचीत हो रही थी कि क्या क्या दिक्कतें क्या क्या हैं, किस किस तरह से चल रहा है। एक दिक्कत है कि लोग जुड़ते नहीं हैं, आंदोलन से लोग नहीं जुड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम लोग अच्छे घर में रहते हैं, खाना पीना सब है ही, कोई कमी नहीं है, बच्चा भी कोई IIT में है, लड़की नीट निकाल के मेडिकल पढ़ाई कर रही है, क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या ये लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, क्या ज़रूरत है जय भीम कहने की? यार इतना कुछ तो दिख नहीं रहा है, कहीं भी अनटचेबिलिटी नहीं है, कोई कहीं ऐसा नहीं कि रास्ता रोक रहा है, पानी पीने से रोकता है, कुछ तो होता नहीं ऐसा। कहाँ शोषण है? पेट भरा हुआ है तो क्या ज़रूरत है? ठीक है, जिन्हें खतरा है वो अपना जाने, वो समझे, वो लड़े। मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों बोलूं? हमारे बाल बच्चे तो सही हैं, जिन्हें सताया दबाया जा रहा है वो लड़े। ये सब किस कारणों से? आरक्षण के कारण। आज आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए तो जितने सारे लोग जो ये सोचते हैं, सबसे ज़्यादा कोई बिलबिलाएगा तो यही लोग बिलबिलाएंगे, सबसे ज़्यादा कोई दुखी होगा तो वही लोग दुखी होंगे जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई कंसर्न ही नहीं है, ज़रा सा भी नहीं। ये नहीं कि यहाँ नहीं आना चाहते हैं मदद तो थोड़ा पैसे ही दे दे, थोड़ी सहानुभूति ही दिखा दें, किसी भी तरह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। चंद्रभान प्रसाद जी दिल्ली में, वो कहते हैं ये दलितों का बेरहम तबका है। जो IAS IPS लोग हैं, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर लोग हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन से सबसे ज़्यादा फायदा लिया समाज से और सबसे कम समाज को दिया। आपके सांसद, विधायक, मंत्री लोगों को देख सकते हैं जो आपके समाज के, जो अलग अलग पार्टियों में हैं, उन्होंने समाज को क्या दिया, पे बैक क्या किया, सवाल ये है। तो अब ये है, यानी कि हम जिंदगी केवल फायदे के लिए जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह। जानवर केवल खाने के बारे में सोचता है कि मेरा खाना मिल गया, मैं सुखी हूँ, फिर सो जाता है, फिर जाके फिर खाने के बारे में सोचता है। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता, दूसरे जानवर के बारे में, उससे खाना मिलेगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि किसी कुत्ते को खाना मिल गया तो घूम घूम के देखेगा कि कौन सा हमारा भाई है जो भूखा है, तो उसके लिए हम ज़रा इंतज़ाम करना। ये लोग वैसे ही हैं क्या, जो अच्छे पदों पे हैं, आरक्षण से, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, फ्लाइट में रहते हैं? कोई अंतर है तो मुझे बताओ। क्या ये कीड़े मकोड़े लोग हैं, पेट पालू लोग हैं, केवल पेट पालना है, बच्चों का पेट पल जाए, हमारा पेट पल जाए, बाकी लोग से हमारा कोई मतलब नहीं। आदमी जानवर में क्या अंतर है? आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, बहुत गरीब आदमी है आप, दिमाग से बहुत गरीब है, पैदल है,
जब आपको अपने पुरखों के बारे में नहीं पता है, विरासत के बारे में नहीं पता है, तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि इन्होंने लिया खूब है और इनकी कई पीढ़ियां ले रही हैं। जैसे पिताजी अगर अच्छे पद पे IAS IPS, बेटा भी IAS IPS हो गया रिजर्वेशन से, उसकी तीसरी पीढ़ी भी जो है आरक्षण का लाभ ले रही है, वो भी IIT और IIM और ये सब चीज़ें निकाल रही है। मुझे इस पर नहीं बोलना है कि अच्छा या बुरा है, मुझे ये बोलना है कि तुमने पे बैक कितना किया, लिया तो बहुत कुछ, दिया कितना। सवाल ये संकट है आज के समय में, जो लोग जुड़ नहीं रहे हैं। अभी हमने बात की कि हम उसी परंपरा में, ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये विचार को नहीं जानते, ये हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं जानते, वो जानते नहीं है कि उनकी परंपरा में कौन से लोग, उनके सामने ये उदाहरण नहीं है कि एक आदमी हमारा ही जो पुरखा है वो हिंदू कोड बिल के नाम पर मंत्री पद छोड़ देता है। कितनी बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि मंत्री रहते, कानून मंत्री, तो और सारे कानून दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, औरतों के लिए बना सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। ये स्वाभिमान, ये मानवीय गरिमा की बात। उस परंपरा में जो हम लोग हैं, हम क्यों इतनी जल्दी अपने ज़मीर को बेच देते हैं? आप जैसे लोग जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, या जो एक्टिव हैं, या जितने लोग यहाँ आए हैं, जाहिर है हम सबकी ही जिम्मेदारी है कि पहले हम अपने विरासत को बताएं, उन्हें समझाएं। चूँकि वही बहुत सारे लोग जाति छुपाते हैं, डरपोक होते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। मैं भी जब स्टूडेंट था JNU में, तो अच्छे घरों के जो बच्चे आते थे, IAS IPS के जो दलित IAS IPS के जो बच्चे आते थे, वो सबसे ज़्यादा जाति छिपाते थे, डर के रहते थे, कोई जान न ले जाति। जो गरीब घर के बच्चे आते थे, साधारण घर के बच्चे आते थे, जो स्कूल टीचर या कोई कंपाउंडर या नर्स का बच्चा आ रहा है, वो कहीं भी जय भीम कह रहा है, वो एम्पावरमेंट उसके अंदर है, वो ताकत के साथ आगे आ रहा है। क्या कारण है? क्योंकि ये जो ऊपर वाला तबका है, पैसे वाला, दलितों में, इनके घर बाबा साहब या किसी की तस्वीर नहीं मिली, ये कभी बात भी नहीं करेंगे, इनको पता भी नहीं है, इनको खुद नहीं पता है, इनके बच्चों को कहाँ से पता चले। इनको केवल कास्ट सर्टिफिकेट पता है जो उनके पास होता है। क्या इनको बताया जाए, भैया तुम कितना उधार का जीवन जियोगे? सम्राट अशोक तुम्हारी परंपरा में था। भारत का एक ऐसा शासक जिसका शासन यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक फैला, मौर्य वंश जो हमारी ही परंपरा में। ये पूरी लंबी लिस्ट है। अभी कुछ लोग तलवार भाज रहे हैं आजकल लेके, कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो लोग सड़क पे निकल गए, हमारा शौर्य का इतिहास, हमारा शौर्य का। अरे शौर्य का इतिहास तुम जानना चाहते हो, चलो गोंडवाना, मध्य भारत के आदिवासियों के पास चलो। 250 रियासतें थी गोंड साम्राज्य की, गोंड आदिवासियों की 250 रियासत। किसी आदिवासी राजा ने अपनी बहन और बेटी को सत्ता के लिए मुगलों और अंग्रेजों को नहीं दिया। कोई इतिहास नहीं है। ये जानिए आप अपने पुरखों को। वीर नारायण शाह को अंग्रेजों ने तोप के आगे बांध कर उड़ा दिया, तोप से उड़ा दिया, जिंदा वो उड़ गया, लेकिन उसने दास्ता स्वीकार नहीं की। रानी दुर्गावती आपकी परंपरा में आती है। अभी आपने नारी शक्ति की बात यहाँ की, बच्ची ने बहुत अच्छा गाना गाया और राही साहब ने इतना अच्छा लिखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पंजाबी होते हुए इतनी अच्छी हिंदी लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी हिंदी। मैं खुद हिंदी का टीचर हूँ, मैं जानता हूँ। रानी दुर्गावती को अकबर ने खबर भेजी कि तुम स्वीकार कर लो दास्ता, तुम्हारे राज्य को हम नहीं लेंगे। उसे लगा कि औरत है, क्या लड़ेगी, ऊपर से आदिवासी, इन लोगों का क्या है, तीर धनुष रखते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं। रानी दुर्गावती ने चैलेंज किया कि आओ दो हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि गोंडवाना किसको कहते हैं। ठीक है, वो शहीद हो गए, वो लड़ते लड़ते मर गए, हो गए। बिरसा मुंडा के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन ठीक है, इतिहास जो लिखा गया, हमारी जिम्मेदारी इसलिए बहुत ज़्यादा। अभी प्रशांत जी जिस तरह से बता रहे थे एजुकेशन को लेके, बहुत अच्छी बात है, जहाँ हम सच में जागरूक नहीं हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ वो विदर्भ क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र बगल में ही छत्तीसगढ़ है। सबसे कम आदिवासी बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, क्योंकि चेतना ही नहीं, जानकारी ही नहीं। जिस जमीन पे वो यूनिवर्सिटी है वो भी गोंडवाना लैंड है, वो भी आदिवासियों की जमीन है, और सबसे कम वहाँ आदिवासी पढ़ते हैं। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, उन्होंने शांति निकेतन बनाया विश्वविद्यालय बंगाल में, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि वो किस जमीन पर वो यूनिवर्सिटी है। वो संथाल आदिवासियों की जमीन पर यूनिवर्सिटी है, और यही कहा गया उनको कि ये यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आप सबको नौकरी मिलेगी। आप जाएंगे शांति निकेतन तो वहाँ सारे प्रोफेसर चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी लोग मिलेंगे।
किस कारण से? क्योंकि ये कारवां आगे नहीं बढ़ा। जिनकी जिम्मेदारी थी उस वर्ग में पढ़ लिख के जो आगे आ गए, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको लेकर आगे आने की, उनको बताने की तुम मालिक कौन हो। वो काम नहीं हुआ। आज उसी छत्तीसगढ़ में पहले नक्सलाइट भी मारते थे आदिवासियों को, अब सरकार भी मारती। अभी आजकल नक्सल को खत्म करने का वहाँ चल रहा अभियान। बिल्कुल हम लोग नक्सल का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग बुलेट नहीं बैलेट की ताकत में भरोसा करते हैं। क्योंकि कांशीराम साहब ने हमारे सामने बड़ा उदाहरण रखा कि बुलेट की जरूरत नहीं थी। कांशीराम साहब ने क्या किया, बाबा साहब के जो थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो कहते हैं कि बंदूक से ज्यादा घातक कलम है, किताब है, कॉपी है, पढ़ाई है, शिक्षा है। उसी रास्ते को उन्होंने दिखाया। राइट टू वोट है। आज आदिवासियों की हालत ये, जो नक्सल जो मारे जा रहे हैं तो किस लिए सरकार मार रही है? क्योंकि जो जमीन नक्सली हट जाएंगे तो जो जमीनें हैं आदिवासियों की वो अडानी अंबानी को बेची जा सके, दी जा सके, जंगल काटे जाके उजाड़े जा सके और सारे आदिवासियों को मारा जा सके। लंबे समय से आदिवासियों का नरसंहार वहाँ चल रहा है। कारण क्या है? राइट टू वोट की ताकत आदिवासी नहीं समझते हैं, भोले भाले लोग होते हैं। इस झूठ फरेब की दुनिया को नहीं जानते हैं, दावपेच को नहीं जानते हैं, किसको वोट देना है नहीं पता है। क्योंकि जो आदिवासी में रिजर्वेशन से लोग आए वो मुड़कर पीछे नहीं गए अपने लोगों के पास कि कुछ बताएं उन्हें। मेरे ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि आप पंजाब तक तो चले जाते हो, छत्तीसगढ़ में नहीं आते, मध्य प्रदेश में नहीं आते। ये इनको कौन बताएगा? आप सोचिए कि जो मंडला राजधानी थी जबलपुर, रानी दुर्गावती की, आज वहां शहर में दूसरे लोगों ने जमीनें कब्जा कर ली है, आदिवासी यहां नहीं दिखे। जिनका राज था तो 250 रियासतें कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मंगल पांडे पर फिल्म भी बन गई, हम सब जानते हैं, पढ़ाई होती है। आज़ादी का पहला लड़ाका कौन था? सिपाही विद्रोह। वो सिपाही विद्रोह था ही नहीं, वो धार्मिक विद्रोह था। सबको पता है कि वो माता दिन भंगी ने उनका लोटा उठाया तो उन्होंने डांटना शुरू किया कि तुमने अशुद्ध कर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ, धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो माता दिन ने कहा कि तुम जो कारतूस खींचते हो वो गाय की चर्बी से बनती है। तो इनको गुस्सा लगा, सब लोग इकट्ठा हुए, धर्म का मामला था, तब उन्होंने विद्रोह किया। अगर गाय की चर्बी से वो कारतूस नहीं बनता तो मंगल पांडे पैदा नहीं होते। लेकिन तो वहीं से शुरुआत होती है सिपाही विद्रोह। हम सब भी यही पढ़ते रहे। बाद में जाना कि भैया इससे 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो बिगुल जिसने फूका वो तिलका मांझी था। 100 साल पहले झारखंड का, जिसको फांसी दे दी गई भागलपुर में, उसके नाम पर कोई संस्था भी नहीं थी। बाद में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए तो उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा। यूपी इस मामले में एक बड़ा उदाहरण है। सत्ता क्या होती है, राजनीतिक सत्ता, उसका एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश। किसी छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी चले जाए, आदिवासी राज्य है, किसी आदिवासी आइकन के नाम पे नहीं मिले। यहाँ तक कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुली अमरकंटक में, आदिवासी विश्वविद्यालय, उसका नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पे बना है। इंदिरा गांधी है राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, किसी आदिवासी आइकन के नाम पे नहीं मिला। ये बड़ी विचित्र सी बात है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो अब देखिए रोहतासगढ़ में सिंगी दई, जब दुश्मन ने चढ़ाई की हार गए, जो मर्द सैनिक पे हार गए, यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, मातृशक्ति, उनके लिए मैं जरूर ये बताना चाहूँगा। अचानक देखा कि एक आर्मी की टुकड़ी आई है, उसने धड़ाधड़ तीर धनुष चलाया और मार डाला सारे दुश्मन सैनिकों को। तो ये कहाँ से आ गए? ये मर्दों के वेश में थे। बाद में उन्होंने कपड़े उतारे, बाल खोले, देखा तो सारी औरतें हैं। उसको जो लीडरशिप जो कर रही थी वो सिंगी दई थी, राजा की बेटी। वो जंगल में जाके लड़कियों को जुटा के वो ट्रेनिंग देती थी और जब जरूरत आई तो उसने मर्दों का वेश बनाया, साथ दिया और लड़ा दिया। हमारी विरासत से मैंने सोचा था कभी कि मेरी अगर बेटी पैदा हुई तो वही नाम रखूंगा, और बेटी हुई तो मैंने सिंगी नाम रख दिया। वही आने वाली थी लेकिन बहुत छोटी, इसलिए नहीं आ पाई। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो पहली बार मैं यही पत्नी को लेकर आया था, और बेटी होने के बाद ये पहला कार्यक्रम था। तो मैं सोचा था कि उनकी शुरुआत भी करी थी, लेकिन छोड़ दिया, किसी बहाने अगली बार आप बुला लेंगे, हो सकता है। तो एक जनी शिकार बना अभी भी जनी शिकार मनाया जाता है उसके सिंगी दई के नाम पर। रानी गिडालू नागालैंड की राजधानी थी, वो थी। फूलन देवी हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण।
रेप जब होता है तब रोते गाते हैं, लेकिन फूलन देवी से नफरत करते हैं। फूलन देवी भी हमारी पुरखी है, ये हमारी बहुजन समाज की है, हमारी ही परंपरा में है। मैं इसलिए सब बता रहा हूँ, इतना सब होने के बाद हम किस लिए डरे हुए रहते हैं, किस लिए हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, क्यों हम आगे नहीं निकलते हैं, क्यों हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। यानी शौर्य, वीरता, ईमानदारी, सच्चाई, देशभक्ति, ये जो था ये हमारा भारत था, मूल निवासियों का भारत था। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले और सबसे अंत में मैं भारतीय और भारतीय, कोई और नहीं कहता है यहाँ का महापुरुष। क्यों ये बात बाबा साहब कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो श्रवण संस्कृति है, जो श्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जो अर्जक लोग हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया, नेशन बिल्डिंग का जिन्होंने काम किया, वो कामगार लोग थे, वो मेहनत कश लोग थे, उसी कबीर और रविदास की परंपरा से आने वाले लोग थे। जब यही लोग भारत बना रहे थे तो भारत है किसका यार? हमारा ही तो है भारत। इसलिए सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय, कोई और नहीं कहता। क्यों कोई और नहीं कहता है? क्योंकि उसके तार उतने नहीं जुड़ते हैं। जब संख्या 85% इधर है, कामगार लोगों की है, तो भारत तो बना यही लोग हैं। बिगाड़ने का काम जरूर 15% लोगों ने किया, नष्ट करने का काम जरूर इन्होंने किया, वरना भारत कभी गुलाम नहीं होता। जहाँ अशोक है, सम्राट अशोक जहाँ है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य है, जहाँ रानी गिडालू है, जहाँ रानी दुर्गावती जैसे लोग हैं, शासक हैं, हमारे वीर नारायण सिंह हैं, वो कैसे देश गुलाम हो सकता है? गुलाम 15% लोगों की वजह से हुआ, 85% लोगों की वजह से नहीं हुआ। उनका कब्जा होता गया, वो सारी चीज़ें अपने हाथ में लेते गए, जिनका भारत नहीं था। आज भी उनका भारत नहीं था। अगर उनका भारत होता तो ये जितना जातिवाद की जहर है वो कभी इसको रोकते नहीं। उनका भारत होता तो सबसे आगे वो फूले फिल्म का स्वागत करते। उनका भारत होता तो सबसे आगे वो हमारे लोग के साथ आते और बाबा साहब को अपनाते। वोट के लिए अपनाना अलग चीज़ है। आज बाबा साहब की बात बहुत हो रही है, उसका कारण वोट बैंक है, आप सब जानते हैं। पेरियार एक पतली सी किताब है, सच्ची रामायण। मैं उसे कहता हूँ बारूद। वो किताब नहीं, वो बारूद है। एक पतली सी किताब ने हिला दिया पूरे सिस्टम को। आज जो स्टालिन इस देश में अगर एक मुख्यमंत्री जो साहस के साथ दहाड़ रहा है, चैलेंज कर रहा है, वो स्टालिन है, उसी पेरियार की परंपरा से आता है। तो अगर वो उसने अपने पुरखों को अगर पकड़ कर रखा है तो जाहिर सी बात है उसमें वो ताकत होगी। अगर काशीराम साहब दहाड़ते हैं, इसका मतलब विरासत उनके साथ है। जिनके साथ भी विरासत होगी वो एकदम तन के रहेंगे और वो दहाड़ेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, कहीं झुकेंगे नहीं, क्योंकि विरासत हमारी छोटी नहीं है। संत गाडगे जी महाराज, आपने बहुत सारे लोगों ने तस्वीर उनकी देखी हो, वो हमेशा झाड़ू लिए रहते हैं। कैसे इतिहास को बर्बाद किया जाता है। अभी स्वच्छता अभियान सरकार ने शुरू किया, गांधी जी का चश्मा बना दिया और नैरेटिव गढ़ दिया गया कि स्वच्छता के जनक गांधी जी हैं। कहते थे अपना सफाई करो, कमरे की खुद सफाई करो, शौचालय की खुद सफाई करो, महान बन गए। लेकिन स्वच्छता का जनक इस देश में कोई है तो गाडगे जी महाराज। अमरावती के थे, विदर्भ क्षेत्र थे, हमेशा झाड़ू लेके चलते थे। बहुत सारी चीज़ें आपने जो लोग जानते हैं उनको जानते हैं। लेकिन जिसके पास सत्ता है, इतिहास उसी का होता है। उनके पास सत्ता है तो इतिहास बनाएंगे, वो आपके महापुरुषों को दबाएंगे और अपने लोगों को आगे लाएंगे। अच्छा, तो मैं ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। तो हमारी परंपरा में आप देखेंगे, मैं जल्दी जल्दी करके निकल रहा हूँ आगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और समय कम भी है। मुझे कितनी देर बोलना है, कितनी देर मुझे बोलना है? कबीर साहब ने जो कहा, आँखन देखी, तू कहता कागज के लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। आप बुद्ध में भी देखेंगे, ज्योतिबा फुले में देखेंगे, पेरियार साहब में देखेंगे, तो यही आँखन देखी ही दिखेगा। जितने काशीराम साहब के जो काम थे पूरी जिंदगी में, वो सब वही आँखन देखी वाला मामला। वो थ्योरेटिकल उतना नहीं रहता जितना प्रैक्टिकल रहता है, जितना व्यवहारिक रहते हैं, जितना वो काम करके दिखाते हैं, जितना वो साबित करते हैं खुद को।
तो हमारी परंपरा में लफाजी, झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं है। फर्जी कथा कहानी किसी महापुरुष के साथ नहीं है। कोई भी चमत्कार की बात किसी महापुरुष के साथ नहीं है। उधर के जितने लोग हैं सबके साथ चमत्कार ही चमत्कार, कहानियां ही कहानियां हैं। हमारे साथ कोई कहानी और कोई चमत्कार नहीं है। ये हमारी परंपरा है। अभी आप देखेंगे, एक और छोटी सी बात मैं कहूँ आपसे, देश के जितने नेता भी, कई सारे बाबा सब जेल में जाते हैं, जेल से छूट भी जा रहे हैं, बलात्कार के केस में पकड़े जाते हैं, लेकिन इन तमाम बलात्कारी नेताओं के साथ, ढोंगी बाबाओं के साथ देश के लगभग सारी पार्टियों के नेताओं की फोटो होती है। चाहे कहीं का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, ये सब ऐसे बाबाओं के शरण में जाते हैं। या कोई जो बहुजन समाज की दूसरी पार्टियां हैं, जो शूद्र समाज के पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कहीं ना कहीं बाबा की शरण में लौटे हुए, शरण में और चरण में इनकी तस्वीरें आपको मिलेंगी, धार्मिक कर्मकांड करते हुए मिलेंगी। इसलिए उनका समाज अभी भी उसी कीचड़ में धंसा हुआ है, क्योंकि उनके नेता ही धंसा है। लालू जी भी तमाम अच्छी चीज़ों के बावजूद उस कर्मकांड से मुक्त नहीं हो पाए थे। उत्तर प्रदेश में जो है उनके बारे में सब लोग जानते ही हैं। एक नेता है केवल जिसकी तस्वीर आपने किसी बाबा के चरण या शरण में नहीं दिखी हो। एक नेता है केवल इस देश में जिसने कभी कोई कर्मकांड या अंधविश्वास नहीं रचा। एक नेता है केवल जिसने हमेशा पोगापंथी को नकारा। हमारी पुरखिन है, अभी है हमारा, कोई चाचा जी, कोई फूफा जी, कोई मौसा जी नहीं है, कोई भाई जी नहीं है, केवल और केवल बहन। जब हमारी परंपरा में ऐसे लोग हैं तो हमें तो सोचना चाहिए ना कि हमारी विरासत क्या है और हमें कहाँ खड़े होना है और हमें क्या करना है आगे। हमें ये जानना जरूरी है दोस्तों, और बच्चों को बताना जरूरी है। यकीन मानिए, जो चल रहा है पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, वो आपके नीचे की जमीन धीरे धीरे काटी जा रही है, खत्म की जा रही है। गुलामी की नई चीज की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आरक्षण से नौकरी मिल गई, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे कहाँ ये सब फालतू को डराने के तले हैं, कहाँ कुछ होने वाला है, कहाँ संविधान खत्म किया जा रहा है। संविधान खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, सारी चीजें नष्ट की जा रही है, पूरी तैयारी के साथ नष्ट की जा रही है। और आने वाला समय और भयानक होने वाला है आपकी आने वाली पीढ़ियों को। इसलिए अभी भी अगर लोग नहीं सचेत हुए, अभी भी अगर विरासत को नहीं लिए, अभी भी अपने महापुरुषों को साथ नहीं लिए, अभी भी गोलबंदी नहीं शुरू की, और अभी भी एक कारवां और एक तूफान खड़े करने की कोशिश नहीं की, तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी कि तुमने हमारे सामने क्या रखा। एक नई गुलामी सौंपी, तुम्हारे महापुरुषों ने तुम्हारे लिए आज़ादी दी, तुम्हारे लिए पढ़ने लिखने का रास्ता क्लियर किया, तुम्हारे लिए ज़मीन तैयार की, तुम्हें राजनीतिक सत्ता दिलाई, और तुम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया। हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमें सोचना है, और शुरुआत कहाँ से करनी होगी? महापुरुषों से। जाहिर सी बात है, आजकल बहुत निराशा है, खासतौर से राजनीति को लेके, कि कुछ है नहीं, बचा नहीं है राजनीति में, क्या करें, इधर उधर जहाँ था चल दे, ये कर दे, वो कर दे। अच्छी बात यह है कि आपको ज़मीन बनानी नहीं, आपको रास्ता नहीं तैयार करना है, रास्ता आपके महापुरुषों ने तैयार कर दिया, ज़मीन आपके महापुरुषों ने बना दी, हमें केवल उस पर चलना है। और हमारी स्थिति भी यहाँ तक ला दी कि हमारे पास खाने पीने सब की दिक्कतें नहीं, जो लोग थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन हमारे ही जो भाई हैं, हमारे ही जो दूसरे लोग हैं, जो इस हालत में नहीं है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम लोग पेट पालू लोग नहीं हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा उनके बारे में। वरना हमारे जो अगला जो जनरेशन होगा उसके लिए भी कुछ बचेगा नहीं। हम कम से कम इस ज़मीन को जो पहले से तैयार थी, उपजाऊ ज़मीन थी, अगर और उपजाऊ बना सकते हैं तो बनाएं, अच्छी फसल उगा सकते हैं तो उगाएं, फसल मतलब वैचारिक फसल, लेकिन इस ज़मीन को बंजर तो नहीं बनाएं। बहुत सारे लोग अभी ज़मीन को बंजर बनाने का काम भी कर रहे हैं। मित्रों, भारत जैसे देश में जहाँ आज़ादी के 70-75 साल बाद एक महापुरुष पर बनी हुई फिल्म को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वहाँ की राजनीतिक सत्ता को लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। कैसे एक महिला को देखा होगा कि ब्लैक कैट कमांडो से घिरी हुई चलती है,
कितने अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आप याद कीजिए, जब आपकी अपनी सत्ता थी तो ये लोग कहाँ थे? तो तलवार भाज रहे थे, इनकी हिम्मत कहाँ थी? और अत्याचार कितना ज़्यादा प्रतिशत वहाँ कम हुआ था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि घर में धूल धक्कड़ आए, गंदगी आए, कुछ भी आए, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको साफ सुथरा करना है। क्योंकि घर घर होता है। आप टूर पर जाते हैं, 5 स्टार होटल में रुकें या फ्लाइट से जाएं या महंगे होटल में खाना खाएं, कितने दिन तक होगा? लौट के फिर घर आएंगे। जैसा भी आपका घर हो, जैसा भी आपके घर में खाना बने, ज़मीन पे ही बैठ के आप खाएंगे, जो सुख आपको मिलेगा वो 5 स्टार के होटल के खाने और उस रहने में सुख नहीं मिलता। तो घर तो छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी, बेघर हो जाएंगे। तो जैसा भी घर है उसको देखना होगा, समझना होगा कि घर तो घर ही है भाई। दूसरे के घर में कब तक किराएदार बने रहोगे? किराएदार ही हजारों साल से बने रहे। तुम्हें हमारे महापुरुषों ने कुछ घर बना के दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसको साफ सुथरा करके ठीक करने की। दिक्कतें आई तो सोचना पड़ेगा। झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन है, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ईडी लगाया, तमाम सारे, अभी पूरी मशीनरी लग गई थी झारखंड में हराने के लिए इनको, कि किसी भी तरह से हारे। अच्छी बात है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं वो छत्तीसगढ़ से बेहतर है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी उस तरह से नहीं पढ़े लिखे हैं जितने झारखंड में एजुकेशन, इसलिए उनमें इतनी राजनीतिक चेतना है और वो फिर से हेमंत सोरेन जीत गया। कहने का क्या मतलब है? यानी कि हम दलित को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे सत्ता में, आदिवासी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पिछड़े वर्ग के लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका चलेगा। तो है लोग कई जगह, मध्य प्रदेश में भी थे और अभी भी हैं, और भी कई जगह लोग हैं, लेकिन हैं किस काम से? उसी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ओबीसी की सीटें काटी जाती हैं, रिजर्वेशन का नाश किया जाता है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री था वो भी ओबीसी है, अभी जो मुख्यमंत्री है वो भी ओबीसी है। अब कहने को छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, आपको उड़ीसा में भी आदिवासी मुख्यमंत्री है। क्यों बनाया गया? राष्ट्रपति भी क्यों बनाया गया? क्योंकि सीधे सीधे आदिवासियों की जमीनें हड़पने में आसानी हो। पहले दूसरे लोग हड़पते थे तो आरोप लग जाता था कि ये गैर आदिवासी है, आदिवासी की जमीन लूट रहा है। अब आदिवासी को ही लगा दिया कि चलो तुम्हारे द्वारा ही जमीन लूटी जाए। तो ये भयानक सी साजिश है। राजनीति किसको कहते हैं? हम किसको समझते हैं? कहते हैं राजनीति में हमारी ताकत बहुत कमजोर हो गई, यानी एमएलए हमारा हार गया, एमपी हमारा हार गया तो राजनीति हमारी खत्म हो। राजनीति ये नहीं होती। राजनीति बहुत बड़ी चीज है। राजनीति करना वो लोग जानते हैं। जब झूठ फरेब की फिल्में बनती हैं तो वो भी एक राजनीति है। झूठ फरेब की कहानियां प्रचलित की जाती हैं तो वो भी एक राजनीति है। और राजनीति केवल 5 साल में नहीं आती है, राजनीति 24/7 24 घंटे राजनीति चलती है। तो राजनीति मजबूत होगी कैसे? जाहिर है सरकार बने या न बने, राजनीति तो है, रहेगी और हर हाल में रहनी चाहिए। तो साहब ने कहा था कि राजनीति चले या न चले, सामाजिक आंदोलन चलते रहे। यानी जब तक सामाजिक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक कल्चरल मूवमेंट चलता रहेगा, सोशल मूवमेंट चलता रहेगा, तब तक जो है जमीन बनती रहेगी। आज बहुत सारे लोग, दलितों की पूछ बढ़ गई है दूसरी पार्टियों में, तो लोगों को लगता है कि किसी पार्टी में कोई चला गया, उसको लगता है मैं कुछ बड़ा नेता हूँ, समाज पे मेरी पकड़ है। किस कारण से दूसरी पार्टियों में आपकी पूछ बढ़ गई अचानक? इसके पहले तो नहीं बढ़ती थी, अचानक कैसे आपकी पूछ बढ़ी? क्योंकि आपकी एक तरफ राजनीतिक ताकत बढ़ी और आज भी उस राजनीतिक ताकत का डर है कि वो खड़ा ना हो जाए। तो एनी हाउ लोग कोशिश करेंगे कि वो पॉलिटिकल सत्ता का भी, पॉलिटिकल पावर इन लोगों को न मिले। करना क्या है मित्र? मैं भी बहुत प्रैक्टिकल सी बातें करता हूँ, थ्योरी में नहीं जाता हूँ ज़्यादा। हर हाल में हमें प्रेशर ग्रुप बनना। प्रेशर ग्रुप क्यों बने? क्योंकि जिस दिन आप प्रेशर ग्रुप बनना बंद हो जाएंगे, आपकी जान की, माल की किसी कोई कीमत नहीं होगी और कभी भी आरक्षण लोग रौट के फेंक देंगे। जब तक ये डर रहेगा कि ये लोग गोलबंद हैं और एक साथ इकट्ठा होकर गोलबंदी करके ये कुछ भी कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं,
खेल बिगाड़ सकते हैं। साहब कहते भी थे कि मजबूत नहीं तो मजबूर सरकार बनाओ तभी हम आगे आएंगे। तो खेल बना नहीं सकते तो खेल बिगाड़ो। तो खेल बिगाड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए, खेल बिगाड़ने के लिए भी तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो ये जो वैचारिक गोलबंदी है जिसकी मैंने बात कही, जो वैचारिक तूफान है, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। गोलबंदी के लिए लगातार जरूरत है और इसका एक ही रास्ता है, अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरवाद के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है कि आप अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताकत को मजबूत कर सकें। लगातार इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप साल में एक बार जयंती मनाते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये रोज का काम है। आप देखिए बाबा साहब की ताकत क्या है कि सारे दुश्मन लोगों ने बाबा साहब को की जयंती मनाने, उनका नाम लेना शुरू किया। हर कोई यही बोलता है कि वही थे इसलिए मैं हूँ, वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। और सब लगे भी हुए हैं कि बाबा साहब के जो लोग हैं उनको मारने में लगे और बाबा साहब की जय करने में लगे। बड़ी मजेदार सी चीज़ है। बाबा साहब के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये क्या उनके हैं और इन्होंने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं। तो हाँ, अब क्या है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। राजनीति की बात हो रही है। पहले साहब ने तो दो ही नाथ की बात की थी, एक नागनाथ एक सांपनाथ, दो ही था। एक और नाथ है आ गया बीच में, बाई 2 get 1 फ्री। जब सेल लगता है ना कि 2 खरीदेंगे तो 1 मिलेगा, तीसरा फ्री। यानी कि आप देखिए आपकी जो पॉलिटिकल पावर आपका था उसको धीरे धीरे खत्म करते ही कि कर रहे हैं कि वो फिर से जिंदा ना हो। तो भाई दलित कहाँ जाएंगे, कहाँ वोट देंगे? कोई विकल्प दो यार। तो कहा हमने विकल्प दे दिया, तो उसको वोट दो नंबर 1 को, नागनाथ को। अच्छा, उसको नहीं देना चाहते हो तो सांपनाथ को दे दो। तो कहा कि नहीं, हम दोनों को परख चुके हैं, काशीराम जी को मानते हैं, पंजाब के लोग हैं, हम लोग नहीं देंगे भैया, ना नागनाथ को देंगे ना सांपनाथ को देंगे। तो कहा ठीक है, एक तीसरा नाथ हमने बीच में पैदा कर दिया, ये अच्छा है। उस तीसरे नाथ की पैदाइशी आरक्षण विरोध के नाम पर हुई। उसका नेता पैदा ही हुआ आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं वो पैदा हुआ। आप कहाँ फंसने जा रहे हैं? भ्रम और गलतफहमी और सच्चाई में अंतर होता है। नर्स को कब तक माँ मानते रहेंगे, दाई को कब तक माँ मानते रहेंगे, दूसरे के पिता को कब तक पिता कहते रहेंगे, उधार की जिंदगी कब तक जीते रहेंगे, उधार की राजनीतिक पार्टी को कब तक वोट देते रहेंगे। आपकी अपनी कब पार्टी होगी? आप कह सकते हैं बहुत गड़बड़ी है, तो उधर कौन सी अच्छाई है? इधर बहुत गड़बड़ी है तो उधर कौन सी अच्छाई है? वो कौन सा आपको प्यार लुटा रहे हैं? ये तो आपके घर का मामला है, लड़ाई झगड़ा आपस में हो भी सकता है। वहाँ तो मामला ही तो गर्दन पे छुरी लेकर तलवार लेकर बैठे हुए खत्म करने की। मैं केवल इशारा कर रहा हूँ। अगर यही करना है तो महापुरुषों के त्याग और बलिदान का फिर क्या होगा? ये क्या करेंगे काशीराम का, फिर क्या करेंगे उनके पूरे बलिदान का, फिर क्या करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का, जो बार बार राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जो हमारे महापुरुष मास्टर गुरु किल्ली कहते हैं, पूजी कहते हैं, सारी प्रगति की चीज कहते हैं। फिर होगा क्या? हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। यानी हमारे पास 3 विकल्प है, हम उसमें से एक चुने। ये कभी ऐसा होगा कि सवर्ण समाज दलितों में से विकल्प चुने कि हम इस दलित को वोट दें या इस दलित को वोट दें? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी संभव हो पाएगा। लेकिन कभी दलित समाज अपने लिए ही एक विकल्प चुन ले, अभी हमारे सामने यही एक बड़ा सवाल है। अगर यही सब होता, दूसरे लोग ही कर लेते, तो बाबा साहब की जरूरत ही नहीं थी। गांधी जी खुद ही अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। कितना उनके दिल में प्यार था, शौचालय खुद साफ करते थे, लोगों को बोलते थे साफ करो। इतना दर्द वाला आदमी कहाँ मिले दलितों के लिए जिसके दिल में दर्द है? तो क्या जरूरत थी बाबा साहब अम्बेडकर को? गांधी को ही हम लोग अपना लेते, उन्हीं की बात कर लेते, आज यहाँ होते क्या? तो जब हम वैचारिक रूप से दूसरे को नहीं अपना सकते तो पॉलिटिकल रूप से दूसरे को क्यों अपनाओगे भाई? जब सारा कुछ राजनीति ही तय करती है। देखिए जिनकी सत्ता है वो जो चाहे सो कर रहे हैं, किसी भी मंदिर को ढा दे रहे हैं, किसी भी मस्जिद को ढा दे रहे हैं, कहीं भी कुछ कर दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है देश भाई? बर्बर युग में जीने जा रहे हैं, एकदम हजारों साल पहले जा रहे हैं, जहाँ किसी को जिंदा जला देते थे। कितनी रेप की घटनाएं बढ़ गई है। कैसा भारत बन रहा है? यही भारत चाहिए जब क्यों? चूंकि उनकी पॉलिटिकल पावर है, वो हमारे ही टैक्स के पैसे को लाखों करोड़ अरबों रुपए बहा रहे हैं, लुटा रहे हैं अंधविश्वास और कर्मकांड फैलाने में। मैं तो महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, हर मोहल्ले में मंदिर बन रहा है, हर कथावाचक की बाढ़ आ गई है, रोज कहीं ना कहीं कथा वाचन हो रहा है। पहले नहीं होता,
ये सब पैसे बहाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है कि लोग इसी में फंसा के रखो। इसलिए मैंने कहा कि एक भयानक समय आगे आने वाला है जो शायद अभी लोगों को नहीं दिख रहा है। हम लोग जो सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह में क्या चल रहा है, सिलेबस को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, कैसे ही कह रहे हैं कि दलित डिस्कोर्स को हटाओ, ट्राइबल डिस्कोर्स को हटाओ, वीमेन डिस्कोर्स को हटाओ। लड़ना पड़ता है हमें। अपनी यूनिवर्सिटी में काशीराम साहब को कोर्स में लाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और अंत में मैं सफल हुआ कि MA में काशीराम साहब पढ़ाए गए। लोग बाबा साहब तक तैयार थे, रख लो ठीक है, साहू जी को रख लो कोई बात नहीं, फूले को रख लो, कोई बुद्ध को पढ़ा लो, काशीराम को मत पढ़ाओ। यानी डर काशीराम से क्यों है? क्योंकि वो काशीराम की ताकत को समझते हैं, हम लोग नहीं समझते। अगर हम लोग समझने लगेंगे तो फिर उधार की जिंदगी और उधार की पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है मित्रों। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। सोशल कल्चरल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट लगातार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वे व्यक्ति सोसाइटी से लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, इसके बगैर कुछ होगा नहीं। अच्छा, हाँ, मैं इसके पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। लाइब्रेरी की बात मैंने आपको कही थी इसके पहले कि लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा खुली होनी चाहिए। मैंने कल एक यहाँ की लाइब्रेरी देखी, मैंने इनमें से कहा भी सबके घरों में सबसे साफ सुथरा जो जगह होती है वो पूजा घर की होती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पवित्र जगह है, साफ सुथरा रखते हैं, पूजा घर। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं कहता हूँ कि घर में जो किताबें रखने की जगह है, जो किताबों की अलमारी है, वो सबसे साफ सुथरा होनी चाहिए। और आप अपने बच्चों को बताइए कि वो किताबें साफ सुथरा, किताबों की जगह उनके लिए सबसे पवित्र जगह है। मैं कल पढ़ रहा था उसमें रास्ते में आते समय कि बाबा साहब जो वो पारसी के यहाँ रहने गए, आपको सब पता है कि छुपा कर गए जाति कि मैं पारसी हूँ। तो थोड़ी सी बड़ौदा में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने तो डरे। अब क्या, वहाँ भी वो किताब लेकर आने लगे पढ़ने के लिए। तो जब आके उसने कहा कि भैया तुम अछूत हो, तुम क्यों रहे, तुमको खाली करना पड़ेगा। तो बाबा साहब इस बात के लिए चिंतित थे कि मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन इस बात के लिए भी चिंतित थे कि लाइब्रेरी से मैं एक नई किताब लेकर आया हूँ, उसको तो पढ़ लेता मैं, उसको मैं कहाँ जाके पढ़ूंगा। आप सोचिए कैसा महापुरुष है भाई कि वो रहने के लिए उतना नहीं चिंतित जितना इस बात के लिए चिंतित है कि लाइब्रेरी से मैं नई किताब लेकर आया हूँ, उसको मैं कहाँ पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। तो ये हमारी विरासत है, इसको मैं तो कम से कम ये जो लाइब्रेरी है आपकी, या इस तरह की और भी लाइब्रेरी है, इसको थोड़ा साफ सुथरा और महत्वपूर्ण जगह मानिए। एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ की ओर आपका इशारा करूँगा, हालांकि मुझे इशारा हो गया है कि आप ख़त्म कीजिए समय का। बातें मुझे बहुत सारी कहनी थी, इतने दूर से बुलाते हैं आप, इतना कम समय देते, कैसे हो? और मैं 7 साल बाद आया हूँ तो मज़ा नहीं आता, फिर बातें नहीं होगी तो फिर रह जाएगा। इतनी दूर आके क्या करेंगे। हाँ, मतभेद की बात आजकल हम लोग देख रहे हैं। मैं यहाँ आया, मैंने पता किया अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी में संस्था थी, पहले आते थे उनके स्टूडेंट के साथ बैठता था, बातचीत होती थी, काफ़ी अच्छा लगता था। अभी उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। अभी आज पता चला कि JNU में जो वापसा है, जो चुनाव लड़ी थी, वो जीत कर भी आई, उसमें भी फूट हो गया। हमारे संगठनों में बहुत टूट होती है। कई बार किसी संगठन में एक जगह में गया, पता चला कि वो पदाधिकारी लोग थे, एक आदमी लेट आया, उसको प्लास्टिक की कुर्सी मिल गई, उसी पे नाराज हो गया कि मुझे प्लास्टिक की कुर्सी क्यों दी। बैनर में किसी की फोटो नहीं छपी, किसी के नाम छोटा छप गया, उस पर नाराज हो जाता है। कि दलित समाज के लोग इतने छुई मुई क्यों होते हैं भाई। तो हमारी पार्टी में नहीं मिला तो तुरंत छोड़ के चले जाएंगे दूसरे की पार्टी में। अच्छा, इधर प्लास्टिक की कुर्सी मिल गई तो छोड़ देंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ चटाई मिलती है, जमीन पर बैठ कर तो वहाँ खुश होकर वो बैठते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं उदित राज जी इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, उदित राज जी जिस पार्टी में गए, क्या मंत्री पद मिला, क्या मिला उन्हें। आप सपोज कीजिए अगर इधर आए होते, अगर इधर की सरकार होती और उनको मंत्री पद नहीं दिया जाता तो क्या होता। पहले लोग कहते जातिवाद है, ये खास जाति की पार्टी है, इस जाति की, इसलिए इनको जो है मंत्री पद नहीं दिया गया। लेकिन वो वहाँ गए, वही झाड़ू पोछा करते रहे, मिला कुछ नहीं, 5 साल बाद फिर दूसरी पार्टी में चले गए। यानी तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है, सांसद बनना, तो क्या कर लोगे सांसद बनना। 125 सांसद है SC ST के, क्या करते हैं भाई, बहुतों का नाम भी नहीं जानते हैं, क्या मतलब है उनकी ज़िंदगी का, और आपकी ज़िंदगी का भी क्या मतलब है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत कीमती है, और ये जो विचार हैं हमारे, हम जिस विरासत से आते हैं,
गर्व करने वाली बहुत सारी बातें हमारे पास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जानिए कि जो 15% लोग हैं जिनकी सत्ता इस देश में, जो काबिज है हर चीज पे, उनकी लिस्ट में, उनकी झोली में, उनके झोले में ऐसे कोई महापुरुष नहीं है। लेकिन इधर जो 85% लोग हैं, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में हमारे महापुरुषों की संख्या यहाँ पे है, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतने शानदार लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसके दरवाजे पर जाके तुम चटाई बिछा के बैठे हो? और यहाँ तो लोग अक्सर मतभेद होते हैं मित्र, मतभेद होना चाहिए, मनभेद मत कीजिए, लड़ाई झगड़े हो लेकिन यहीं रहो यार, यहीं बने रहो। अपने घर में रहोगे तो मजबूती हो। 10 भाई हो या 20 भाई हो, अगर अलग अलग है तो इसका कोई मतलब नहीं है। और 4 भाई अगर एक साथ रहते हैं तो कोई भी करेगा। तो 4 ही हो या 5 ही लोग, आप सब लोग एक साथ अगर रहेंगे तो मामला बनेगा। आपत्तियां होती हैं, शिकायत होती हैं, शिकायतें सुनिए, इतना लोकतांत्रिक बनिए जो कि बाबा साहब को मानते, इतना डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मैं खुद भी कहता हूँ मन से और क्लास में भी बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ मेरे खिलाफ जो भी बोलना हो तुम लोग बोलो, अपने तर्क दो, लफाजी नहीं। आपके तर्क अगर अच्छे लगेंगे तो मैं अपनी बात को वापस ले लूँगा। आपके बीच में भी बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी बातों से जिनको दिक्कत हो मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, लेकिन अंततः हमें क्या रहना है? हमें पॉजिटिव रहना। मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ, पॉजिटिव आदमी हूँ। हमें हमेशा आशावादी रहना है, पॉजिटिव रहना है और क्रिएटिव रहना है। जो हमारी क्रिटिसिज्म हो, जो आलोचना हो, जो हमारा मतभेद हो, वो जो है क्रिएटिव होना चाहिए, यानी बेहतरी के लिए होना चाहिए। आपकी नाराजगी अच्छे के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि प्लास्टिक की कुर्सी दे दी और बैनर में नाम नहीं छपा तो आप नाराज हो गए। इससे कुछ समाज का भला बुरा होने वाला नहीं है। ये आपका अपना निजी मामला, व्यक्तिवाद मामला। कौन हमारा महापुरुष इसके लिए? काशीराम साहब जिस तरह के कपड़े पहनते थे, आप देख लीजिए। तो कहाँ इसका मतलब है भाई? किस महापुरुष ने हमारे लिए सोचा? कहाँ बाबा साहब के पास बैंक बैलेंस था? फूले साहब के पास कहाँ फ्लैट और गाड़ियाँ थी? कहाँ उन्होंने शिकायत की? जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि एक रहना बहुत ज़रूरी है मित्रों। मैंने कहा कि संकट का समय है, भयानक समय है। अगर एक हम नहीं रहेंगे, आप उधर देखिए, मैं नाम ले रहा हूँ, आडवाणी साहब। जिस आडवाणी ने सारा आंदोलन खड़ा किया, जिसने समाज को बांटा, नफरत फैलाई, राजनीति में जब आए, उनका नाम आता है कि ये मुख्यमंत्री बनने वाला है, अचानक कोई नया नाम पार्टी लॉन्च कर देती है जिसे कोई नहीं जानता है। कहाँ पार्टी में टूट फूट होती है? कहाँ कोई छोड़ के जाता है? जो उनके इरादे चट्टानी हैं, उनका लक्ष्य एक है, उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए उनका कोई मतभेद नहीं होता है। मनभेद जो बाहर आता ही नहीं है, कभी वो पार्टी टूटती नहीं है। यही उनकी ताकत। आप क्यों टूट जाते हैं? आप क्यों अलग हो जाते हैं? आपको क्या तुरंत चांद चाहिए सारा? क्या आपने किया और मैंने क्या किया? हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग नौकरी पेशा अच्छे लोग हैं, सब अच्छी सुख सुविधा में रहते हैं। किया इन लोगों ने जिन्होंने जिंदगी बर्बाद की, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, जिन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। हम क्या अपने को सोचते हैं कि हमने बहुत त्याग किया है, मैं इतने साल से आंदोलन चला रहा हूँ, मैंने इतना काम किया? कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया जो काम इन महापुरुषों ने किया। तो जब भी किसी को लगे कि मैंने बहुत काम किया, उसे किसी महापुरुष को याद करना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया। जब भी किसी को लगे कि मुझे महत्व नहीं मिला, तो उन्हें आप याद करना चाहिए। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिनसे लोग नफरत करते थे और आज भी नफरत करते हैं। जिस आदमी को इतना झेलना पड़ा, इतने पढ़ने लिखने के बाद, आपको क्या झेलना पड़ रहा है? हमें क्या झेलना पड़ रहा है? हम क्यों इतने नाराज होते हैं, क्यों इतने परेशान होते हैं? अंततः ये है कि हमें एक रहना है। दुख की बात यह है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि जाके उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है कि कुल्हाड़ी जब चल रही थी तो उसमें लगी लकड़ी पे जो पेड़ थे वो खुश हो रहे थे, अरे वो तो लकड़ी हमारी है, हमारे समुदाय की है, हमारे परिवार की लकड़ी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसी कुल्हाड़ी से उन्हीं को काटा जा रहा है, उसी पेड़ को काटा जा रहा है। आज यही हो रहा है। जिस राजनीति में घुस के आप लकड़ी आपने दे दिया है और खुश हो रहे हैं इस राजनीति में हमारी लकड़ी हमारी है, तो वो राजनीति आपको काटने में लगी है। इस बात को समझना होगा। अपना आदमी वो नहीं है जो आपकी जाति का है, आपके समुदाय का है। अपना आदमी वो है जो आपके विचार का है, जो अम्बेडकरवाद का है, जो काशीराम साहब का है, जो सदगुरु रविदास जी का है। अगर ऐसा नहीं है तो कितना भी आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके परिवार का हो, आपका नहीं हो सकता है। विचार के आधार पर हमें एक दूसरे से जोड़ना चाहिए और जाति के आधार पर नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे में ईगो की भावना बनाए रहते हैं, तो इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें कही। बहुत सारे संगठन हैं और बहुत
बताते हैं क्या क्या छोड़ना। तो मित्रों, मैं अंत में भी यही कहना चाहूँगा कि हम सब के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक ही रास्ता है, अम्बेडकरवाद है, अम्बेडकरिज्म है। बात अम्बेडकरवाद की कर रहा हूँ तो सारे हमारे महापुरुष से उसी बट वृक्ष के नीचे हैं। जब हम अम्बेडकर को पढ़ेंगे तब कबीर साहब भी दिखेंगे, रविदास साहब, रविदास साहब भी दिखेंगे वहाँ, बुद्ध भी दिखेंगे वहाँ, काशीराम साहब भी दिखेंगे, सारे लोग दिखेंगे। इसलिए मैं अम्बेडकरवाद की बार बार बात कर रहा हूँ। कल्चरल रिवॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, सांस्कृतिक उसकी बात करता हूँ। फिर दोहरा रहा हूँ कि कम से कम विजयादशमी, जो अशोक विजयादशमी के दिन हर साल दीक्षा भूमि पे इतना बड़ा आयोजन होता है, आप लोग को जाना चाहिए। प्रशांत जी यहाँ पे हैं और पंकज वैद्य सर हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ के मिशनरी लोगों को आप लेकर जाइए महाराष्ट्र जब मैं गया तो एक नतीजे पे पहुँचा कि देश में अम्बेडकर कुछ लोगों के दिमाग में रहते हैं, कुछ लोगों के दिल में रहते हैं, और महाराष्ट्र के बुद्धिस्टों के खून में अम्बेडकर रहते हैं। ये हमारे में और उनमें यही अंतर है। कल्चर किसको कहते हैं, इसको महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि अम्बेडकरी कल्चर है, ये अम्बेडकर के लोग हैं, ये गौतम बुद्ध के लोग हैं। ये दिखता है, दूर से दिखता है। आप दरवाजा देखकर बता सकते हैं कि हमारा समाज का कहाँ है। किसी भी दरवाजे को नॉक करके आप पानी पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, धम्म चक्र देकर। ये क्रांति वहाँ पे है, ये क्रांति आपके यहाँ भी दिखनी चाहिए, ये क्रांति आपके यहाँ भी होनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, जिसका कल्चर है उसी का पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर की जो चाबी है वो कल्चर और सोशल रिवोल्यूशन है। जिस कल्चर को आप मानेंगे, जिस समाज को आप मानेंगे, वही समाज जो है उसमें जाएगा, सत्ता में जाएगा। जो आज सत्ता में है उन्हीं का कल्चर है। दलित भी उसी कल्चर में फंसे हुए हैं, ओबीसी लोग भी उसी फंसे हुए हैं, बहुत सारे आदिवासी भी उसमें फंस गए हैं। तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जो वैज्ञानिक चेतना से लैस समाज बनाना चाहते थे हमारे महापुरुष, जो बुद्ध, कबीर, रविदास जी और फूले, पेरियार साहब, काशीराम साहब जिस तरह का समाज बनाना चाहते थे, जो एक तार्किक समाज हो, वैज्ञानिक समाज हो, जो लोकतांत्रिक समाज हो, जो हमारा आदिवासी दर्शन है, जियो और जीने दो का जो कलेक्टिवनेस है, जो सामुदायिकता है, ये सब इसको हम उतारें। और ये जो तूफान है, वैचारिक तूफान, ये रुकना नहीं चाहिए। जिस भी रूप में हो आप अपना योगदान दीजिए। मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा कि दौड़ नहीं सकते हो तो तेज चलो, तेज नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो धीमे चलो, धीमे नहीं चल सकते हिलो डुलो यार, कुछ तो करो। तो यही मैं अपील करूंगा कि हिलिए डुलिए, जितना समाज के लिए दे सकते हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत बहुत ज़्यादा दिया, अपनी ज़िंदगी दे दी हमारे लिए। हम थोड़े से पैसे, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा दिमाग तो इसके लिए दे सकते हैं, इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, इस वैचारिक तूफान को आगे बढ़ाने के लिए। ये रुकना नहीं चाहिए। मैं आशावादी आदमी हूँ, पॉजिटिव आदमी हूँ, और जाते जाते मैं कहूँगा कि ऐ मेरे वतन की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, ऐ मेरे वतन की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जोहार, नमो बुद्धाय। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन मैं कह के जा रहा हूँ कि मज़ा मुझे नहीं आया, मुझे बोलना था अभी और, लेकिन आपके पास समय की कमी है। लेकिन चलिए, इस बहाने आपसे मुलाकात हो गई और फिर भी हम आपस में बातचीत जो है चलता रहेगा। मनभेद मत कीजिए, मतभेद का हमेशा स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार सुमन साहब। आपने समाज की स्कैनिंग करके एक डायग्नोस जिहड़ा वो बना दिता है। मंद बनाना है तो ਜਿਹੜੀਆਂ डॉक्टर साहब ने गल्लां दसियां, ਜਿਹੜਾ इलाज दसिया, उस इलाज ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ समाज ਜਿਹੜਾ है वो बुलंदियां ਵੱਲ जाएगा। तो मैं ਹੁਣ मेरी बेनती है कि डीपी लोचन जी प्लीज़ वो भी स्टेज पे आ जान। आगे